Bombay talkies, Bombay talkies, Bombay talkies. Silence, lights, sound, camera, action. बॉम्बे टॉकीज में सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे अभिनेत्री निवेदिता भार्गव से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्कार। आज की हमारी मेहमान हैं कलाकार निवेदिता भार्गव और हमने तो भाई एक अभिनेत्री के तौर पर बुलाया था, लेकिन एक गायिका भी हमें मिल गई, तो अनुभव हम साझा कर रहे हैं और फिर हाजिर हैं और निवेदिता जी के साथ ये यात्रा तय कर रहे हैं। इनकी बड़ी प्यारी सी यात्रा है, बहुत सारे रंग हैं इसमें, बहुत सारा मजा है और हर चीज से ये सीखती हैं, ये सबसे अच्छी बात है। निवेदिता जी, एक बार फिर से हम कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए तो मुझे। निवेदिता जी, जैसे कि आपका जो हमने यात्रा की बात की जी तो शुरुआत तो आपकी स्टेज से हुई थी, जी। अब आप ओटीटी तक पहुंच गई और ओटीटी बहुत बड़ा कैनवास होता है कि रंगमंच के लिए जब करते हैं तो रिहर्सल करते हैं, तो समय बहुत निकालना पड़ता है उसके लिए। जी बिल्कुल, मतलब वो एक कमिटमेंट हो जाता है। जी। ऐसा भी हुआ है कि जैसे मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कुछ शोज में अभी भी मेरी शूटिंग चल रही है, तो उसमें ये है कि मेरे लिए अगर थिएटर की डेट्स हैं तो मैं उनको बताऊंगी, मैं बोलूंगी मैं नहीं आ सकती। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि वो भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं, वो भी अच्छा। समझते हैं कि नहीं, नाटक है तो नाटक में तो हम कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं भी कर सकते, compromise समझौता नहीं कर सकते, बिल्कुल भी रिहर्सल नहीं। जरूरी है। जी। तो क्या ओटीटी के लिए भी जब कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें भी रिहर्सल होती है? डिपेंड करता है जी। कि जो डायरेक्टर हैं उनका क्या अप्रोच है अच्छा। टुवर्ड्स द शो। हम्म। तो उसमें अभी मैं संजय लीला भंसाली साहब के साथ एक शो कर रही हूँ जी। और मेरे ख्याल से मेरी कोई नेकी का सिला है जो मुझे ऊपर वाले ने दिया है कि मुझे उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया भगवान ने। मतलब मैं सिर्फ सीख रही हूँ उस प्रोजेक्ट में। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया है जो मेरी लाइफ में आया है। कहाँ से आप क्या क्या सीख सकते हैं, ये आपकी पारखी नजर है और डायरेक्टर की ये पारखी नजर है कि कलाकार से वो क्या क्या निकाल सकता जी, है। उनकी बात हुई है तो मैं उनकी फिल्म जो खामोशी है जी। उसका गाना मुझे बहुत पसंद है, बाहों के दरमियाँ। क्या बात है। प्लीज आप वो गाना बजवा दीजिए। हाँ, जरूर जरूर। तो सुनते हैं ये गीत। बाहों के दरमिया दो प्यार मिल रहे हैं, बाहों के दरमिया दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान, बाहों के दरमियाँ दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान, बाहों के दरमियाँ। खुलते बंद होते लबों की ये अनकही, खुलते बंद होते लबों की ये अनकही, मुझसे कह रही है कि बढ़ने दे बेखुदी, मिल यूं के दौड़ जाए, नस नस में बिजलियां, बाहों के दरमियाँ दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान, बाहों
दरमिया दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन डोले सुन के बदन, धड़कन वाली जुबान बाहों के दरमिया। तो भाई ये हमने सुना, और संजय लीला भंसाली के प्रोजेक्ट में आप काम कर रही हैं, तो अब किस और प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहती हैं? मैंने यशराज फिल्म्स का भी एक प्रोजेक्ट अभी किया है, जो उनका भी OTT प्लेटफॉर्म में डेब्यू प्रोजेक्ट है। उसमें भी मैं एक छोटा किरदार निभा रही हूँ। और एक और प्रोजेक्ट है जिसका पहला सीजन बहुत ही सक्सेसफुल था, स्कैम जी। और उसका जो दूसरा सीजन है, स्कैम 2003, उसका भी मैं हिस्सा हूँ। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि मतलब मैं जब प्राइवेट चैनल्स में काम करती थी, तो अब जो हेड कर रहे हैं समीर नायर सर और दीपक सहगल सर, उन्होंने जब मेरा ऑडिशन देखा तो वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने मैंने जैसा किया था मुझे भी मतलब अच्छा लगा था, तो उनको ये लगा कि मतलब उनके लिए ये था कि अरे ये एक्टिंग करती है क्योंकि उन्होंने वो मेरा रूप ही नहीं देखा था। हाँ। तो तब मतलब ऐसा हुआ कि मुझे जहां तक पता है कि तब मेरी, शायद उनको नहीं पता था, तो मेरी कास्टिंग हुई इसके लिए जी। तो वो एक बहुत मतलब ही वो दिल के चौंक गए करीब कि है। अच्छा जो जी, मतलब creative होता है, director- हम लोग बॉम्बे में बहुत ऐसे लोग हैं, हम लोग सब गा सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं और सब, लेकिन हमको पता नहीं रहता है। हमको जो भी एक दिशा मिल जाती है, हम उसमें ही हमको, क्योंकि रोजी रोटी बहुत जरूरी चीज है जी। सरवाइव करने के लिए। तो अगर गाने में हमको लगा कि हाँ, गाने से हमारे घर में कुछ पैसे आ रहे हैं, तो हमको लगता है चलो गाना ही। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि हम सब, बॉम्बे में हर दूसरा आदमी उतना ही टैलेंटेड है। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। और जितना टैलेंट रहेगा उसी की कदर है, और उसी का आपको पहचान मिलती है, उसी से जाहिर है कि फिर पैसा भी मिलता है। जी जी। ये तो हो गई रंगमंच की बात। आपने OTT प्लेटफॉर्म पर भी काम किया, फिल्म भी की है आपने? फिल्म मैंने की है, 2 फिल्में करी, वो भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए है। पहली फिल्म मेरी थी धर्माटिक एंटरटेनमेंट के लिए, जो की थी मीनाक्षी सुंदरेश्वर। वो अभी उसको 1 साल हुआ है जी। तो वो एक बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। और मतलब धर्मा प्रोडक्शंस के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। उनके एक ऐसे प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा बनी, जो कि आज भी मतलब लोग बाग जब मुझसे मिलते हैं, मेरे फ्रेंड्स और मेरे पुराने जो भी, मतलब मेरे शहर जब मैं जाती हूँ, दे टॉक अबाउट दिस फिल्म कि आपने कितना बढ़िया उसमें, आप बहुत अच्छी लगी हैं इतने अच्छे कपड़े पहने आपने हाँ, साड़ियाँ, हाँ, बड़ी सी बिंदी तो छोटी थी निवेदिता जी, क्या अभी भी स्टेज पर वो जो आप गाती थी उसे मिस करती हैं? बहुत ज्यादा मुझे तो कभी कभी लगता है कि मुझे कोई एक, मतलब जो स्टेज पे जो गाने का जो प्रेजेंस है, एक्टिंग भी वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जो गाने का जो, जब लोग बाग उठ के आपके साथ नाच रहे हैं जी। 2-3 गाने तो बहुत ही मेरे दिल के करीब है जो मैं गाती थी। किस तरीके के गाने आप ज्यादा गाती थी? मतलब थोड़े चुलबुले से गाने भी गाते थे, इसमें जाइए आप कहाँ जाएंगे, दूर दूर तुम रहे, ये रातें नहीं पुरानी, जो स्टेज पे जो बेसिक गाने होते हैं जो। जी। और रूना लैला जी का था तुम्हें हो ना हो घरौंदा का, वो मेरे बहुत दिल के करीब है। ये वाला सुनाइए ना एक बार। अच्छा तुम्हें हो ना हो मुझको तो, तुम्हें हो ना हो मुझको तो, इतना यकीन है मुझे प्यार तुमसे, नहीं है नहीं है मुझे प्यार तुमसे, नहीं है नहीं है, तुम्हें हो ना हो मुझको तो, इतना यकीन है। तुम्हें हो ना हो मुझको तो, तुम्हें हो ना हो मुझको तो, इतना यकीन है मुझे प्यार तुमसे, नहीं है नहीं है मुझे प्यार तुमसे, नहीं है नहीं है, तुम्हें हो ना हो मुझको तो, इतना यकीन
मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा तुम्हें छू के देखूं, कभी मैंने चाहा तुम्हें पास लाना, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। फिर भी जो तुम दूर रहते हो मुझसे, तो रहते हैं दिल पे उदासी के साए। कोई ख्वाब ऊंचे मकानों से झांके, कोई ख्वाब बैठा रहे सर झुकाए। कभी दिल की राहों में फैले अंधेरा, कभी दूर तक रोशनी मुस्कुराए, मगर फिर भी इस बात का तो यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। ये तो यकीन हमें भी हो गया कि आप जिस समय गाती रही होंगी तो पूरा हॉल उठ जाता होगा और नृत्य करता रहा होगा। ये बात बिल्कुल सही है और हमारे श्रोता भी जरूर इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। अब किस और प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहती हैं? मैं पढ़ाती हूँ जो सुभाष घई घई जी साहब का, का जी। जो इंस्टीट्यूट है, फिल्म स्कूल है, और वहाँ पे मैं एक्टर स्टूडियो में फैकल्टी हूँ। जो आजकल का जो यंग क्राउड है, जो जी। बच्चे हैं, उनसे जुड़े रहना मुझे लगता है रेणु दीदी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको पता है कि वो क्या सोच रहे हैं। जी अगर हमको यही नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं, तो हम उनके लिए क्या कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। हम अपनी कुछ पुरानी बातें बार बार बताएंगे और वो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं और है। सोचेंगे कि ये बेहतर है। हाँ। सबसे अच्छा यही है, जी, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमने किया है और जो हमारे पास अनुभव है वो सबसे अच्छा है जी। और इसी के आधार पर सबको चलना चाहिए। जी। तो मैं उनसे हमेशा यही बोलती हूँ कि आपके पास नॉलेज मेरे से ज्यादा होगी, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, लेकिन मेरे पास अनुभव है। क्या बात है। तो मेरा जो अनुभव है और आपका नॉलेज जब हम मिलाएंगे उसको, तो एक इंटरैक्टिव क्लास में कुछ और बन के निकलेगा। वाह। तो उस बात पे वो बच्चे, और अगेन मुझे ऐसा लगता है आई एम ब्लेस्ड कि वो बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, और उनकी कोई भी ऐसी बात होती है तो मैं ऐसे हो जाती हूँ एकदम कि जैसे ओह अब क्या करें, कैसे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। सो दे आर ऑल लवली किड्स एंड बहुत अच्छा स्कूल है वो। मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ। बहुत सारी शूटिंग से मैं लौट के उस स्कूल में जाती हूँ, मुझे लगता है मैं घर आ गई। तो वो 5 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ उस इंस्टीट्यूशन से। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई अभी एक प्लेटफॉर्म के लिए, तो 36 फार्म हाउस। तो उसमें संजय मिश्रा जी की मैं वाइफ बनी हूँ। वो एक बिल्कुल ही अलग किरदार है कि वो अच्छा। गाँव की है
और फिर कैसे कैसे वो गांव में आती है और देखती है उसका पति जो है उसको बेवकूफ बना के क्या कर रहा है, तो फिर वो उसको, इनफैक्ट एक सीन था जिसमें मुझे थप्पड़ मारना था संजय मिश्रा जी को। अच्छा। तो अब मैं झिझकूं कि मैं इनको थप्पड़ कैसे मारूं। वो मुझसे कह रहे अरे तुम मारो ना जोर से। मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं मार पाऊंगी। फिर हम लोगों ने कुछ ऐसा वर्कआउट किया जो कि वो सीन, और बहुत मजा आया उस सीन में। अच्छा। बात तो बहुत अच्छी चल रही है निवेदिता जी, लेकिन एक गाना यहाँ सुनना तो बनता है ना, तो कौन सा जी। गाना आप सुनना चाहेंगी और हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी? जाइए आप कहाँ जाएंगे, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज चली जाएगी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। आपको प्यार मेरा याद जहाँ आएगा, कोई कांटा वही दामन से लिपट जाएगा, कोई कांटा वही दामन से लिपट जाएगा। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। जब उठोगे मेरी बेताब निगाहों की तरह, रोक लेगी कोई डाली मेरी बाहों की तरह, रोक लेगी कोई डाली मेरी बाहों की तरह। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी।
सुभाष घई जी का मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। ये भी मुझे बहुत ही मतलब मुझे फोन आया उनका और मुझसे कहते हैं कि एक फिल्म हम बना रहे हैं तो आप उसमें एक किरदार है वो करेंगी। तो मुझे थोड़ा तो मुझे लगा ये हेलो सर आप हाँ सर आप सर बोल रहे हैं। उन्होंने बोला हाँ भाई मैं तो मतलब जब बहुत बड़े लोग आप उनसे बात करने का मौका मिलता है या आप उनकी तरफ हम देख के बड़े हुए हैं, उनकी फिल्में देखते थे तो हमको लगता था कि पता नहीं मतलब ये कोई और दुनिया है जिसको हम शायद कभी ना पहुंच पाए। लेकिन आज तो मैं उनके साथ जैसे मीटिंग्स होती हैं, उनके साथ बातचीत होती है तो उनसे तो इतना सीखने को मिलता है और उनके पास इतनी स्टोरीज हैं हर फिल्म की कि वो शेयर करते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम उनकी हर बात से कुछ सीखने को मिल रहा है। जी, तो मतलब आप चौंक गई उस समय जिस समय फोन आया सुभाष घई का? बिल्कुल, मुझे लगा कि ये मेरे गलत नंबर तो नहीं मिला दिया या कोई और तो नहीं है? कोई और तो नहीं। उन्होंने बोला नहीं मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो फिर वो फिल्म हुई और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अरे वाह। और उनकी बेटी मेघना घई जी वो बहुत मतलब क्या बताऊं मतलब मुझे लगता है कि अल्टीमेट मेरा दूसरा घर है ये। तो कैसे मैनेज कैसे करती हैं यहाँ पढ़ाना और शूटिंग अगर लगातार चल रही है तो? अभी तो वही हो रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा। जी। लेकिन वही मतलब स्कूल ने हमको बोला नहीं आप करिए प्रोजेक्ट। अच्छा। लेकिन हाँ जो आपका काम है वो आप कंप्लीट रखिए और हर तरह से कोऑपरेट अच्छा करते हैं जी। हर तरह से कि मतलब मैं अगर लेट आ रही हूँ तो मेरा काम पूरा होना चाहिए और मेरी जो एचओडी है मतलब इट्स अ सपोर्ट सिस्टम जी कि अगर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं मिलकर काम होता है जी सब कुछ। तो वो सपोर्ट करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी बात है, वो जी। एक अलग तरह का एक सपोर्ट सिस्टम है। तो निवेदिता भार्गव जो 2.5 साल की थी उन्होंने सारंगा गीत गाया था, वहां से यात्रा शुरू हुई थी जी। तो यहाँ एक सारंगा वाला गीत सुनते हुए तब आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बात करेंगे आपसे, बताएंगे कि और क्या क्या आप हैं और क्या आपको पसंद है। तो पहले 2 लाइन तो ये सुनेंगे तेरी याद में। ओके जी जी। सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो, सारंगा तेरी याद में। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन हो, सारंगा तेरी याद में। पीपल की छाँव, वो अम्बुआ का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चांद था मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गाँव हो, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो,
मिटते नहीं रैन। ओ सारंगा तेरी याद में। संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, संग तुम्हारे दो घड़ी बीत गए जो पल, जल भर के मेरे नैन में आज हुए ओझल। सुख लेके दुख दे गई, सुख लेके दुख दे गई, दो आँखियाँ चंचल। ओ सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन। हो सारंगा तेरी याद में। पहुंच गए 2.5 साल की उम्र में। बिल्कुल। तो भाई निवेदिता भार्गव जो गायिका भी हैं, अभिनय बहुत अच्छा करती हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काम किया, धारावाहिक में काम किया, निर्देशन किया उसका, मतलब पढ़ा भी रही हैं। कौन सा व्यक्तित्व, कौन सी वाली निवेदिता को पसंद है? एक हाउसवाइफ और एक माँ। क्या बात है, ये तो अभी तक बताया ही नहीं था। नहीं, मेरा घर सबसे पहले है। अच्छा। मेरा घर मतलब मेरे ख्याल से जो यहाँ का जो बॉम्बे का जो स्ट्रगल है जी। और जो चैलेंजेस हैं, मैं 96 में यहाँ आई थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मेरा 96 में ख़त्म हुआ कोर्स और मैं सीधे यहीं बॉम्बे आ गई थी, शादी करके आई थी। अच्छा। और शादी भी मेरी बैचमेट से ही हुई है, संजीव विल्सन से। तो उसके बाद मैं यहाँ जब आ गई, फिर 98 में मेरे बच्चा हो गया। अच्छा। तो मेरा बेटा जो है वो भी मतलब उनका भी 10 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म करी। फिर उन्होंने दबंग में सलमान खान सर का बचपन का रोल अच्छा उन्होंने किया, अरहान विल्सन। तो अभी ये है कि मतलब 3 साल की उम्र में मुझे ऐसा लगता था, तब मैं एक प्राइवेट चैनल में काम करती थी, कि मैं कैसे मैनेज करूं। लेकिन मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। मेरे माँ बाप अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन और हम लोग 4 बहन भाई हैं। तो हम लोग आज भी एक दूसरे के लिए, किसी की कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसा होता है, तो हम आज भी कोई डिसीजन लेना होता है तो हम लोग सब लोग एक दूसरे से पूछते हैं और मतलब एक दूसरे के साथ जितना हो सकता है, वॉट एवर इज पॉसिबल, वो हम लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। उस वक्त जब मेरा बेटा छोटा था, मतलब 1-1.5 साल का था, तब मेरे भाई ने, जो छोटा भाई था वो पढ़ भी रहा था उस वक्त, उसने बोला था मेरी मम्मी को कि हम लोग यहाँ पे रखेंगे, आप उसको बॉम्बे में काम करने दीजिए। और तब मेरा बेटा जो है वो 1-1.5 साल का जो है 6 महीने के लिए मुझसे दूर रहा था और उन लोगों ने पूरा ख्याल रखा। लेकिन फिर मतलब बच्चा भी कितने, मैं भी नहीं रह पाती थी, तो फिर मैं उसको वापस ले आई। तो उस वक्त मुझे सपोर्ट किया मेरा भाई, जो अभी आज वो भी मुंबई में है और उसका नाम ऋषि है। उस वक्त उसने साथ दिया। मेरी भाभी जो उससे जो बड़ा भाई है, उसकी जो वाइफ है, वो उस वक्त एक हाउसवाइफ ही थी। आज वो एक बहुत अच्छे स्कूल में प्रिंसिपल है और बहुत अच्छा काम कर रही है, नीलम नाम है उसका। दे वर ऑल देयर फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब मुझे उनकी ज़रूरत थी। तो अगर परिवार आपका अच्छा हो और परिवार आपको सपोर्ट करता हो, तो मेरे ख्याल से किसी चीज़ का डर नहीं होता है और आप हर चीज़ मैनेज कर लेते हो। तो मैं आज भी थैंकफुल हूँ भगवान को कि मुझे आपने ऐसे एक परिवार में आई वॉज बॉर्न, जिसमें कि हम लोग सब आज भी बहुत एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और मेरी बहन भिलाई में है, वो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, नम्रता नाम है उसका। मैं ज़रूर उसका नाम लेना चाहूँगी क्योंकि उसका जो कंट्रीब्यूशन है मेरे जीवन में वो बहुत बड़ा है। तो
तो मतलब वो एक जो इमोशनल जर्नी है मेरी, वो कभी भी नहीं जाती है। आज भी मतलब वो मेरी एक इमोशनल रिकॉल की तरह काम करती है मेरे अभिनय में, कि कैसे मैंने बिना बताए अपने बेटे को जो है उसको मुझे भेजना पड़ा था मेरी बहन के पास। तो मेरी बहन जो है उसने उसको बड़ा किया, मतलब जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे बच्चे के, वो उसने ही, मेरा बेटा कहता है मेरी 2 माँ हैं, तो उसने 7 साल की उम्र तक उसने रखा मेरी बहन ने, और उसके बाद फिर ऐसा टाइम आया जो मुझे उसको यहाँ लाना पड़ा। मुझे याद है यहाँ पे मतलब उसका स्कूल में एडमिशन के लिए लिटरली मैं स्कूल में जाके मैंने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई थी, क्योंकि मेरा बेटा यहाँ था नहीं और उसका एडमिशन नहीं होता तो वो कैसे आता है यहाँ पे। तो मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई स्कूल में प्रिंसिपल के आगे कि मेरा बेटा जो है प्लीज आप उसको ले लीजिए, क्योंकि मैं 3 साल से अलग हूँ उससे। मैंने कहा वो गोल्ड मेडल मिला है उसको, ये मिला है, वो मिला है। तो वो ऐसी हो गई, उन्होंने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम उसको ले रहे हैं। आप तब मैं उसको यहाँ लेकर आई, और तब भी उसको मैं छोड़ के जाती थी। मैं एकता जी के साथ काम करती थी, मेरा कुछ एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर कुछ शो मैंने उनके साथ किया, एक शो। तो उनकी मीटिंग्स तो रात को ही होती हैं, 7 बजे से शुरू होता है और सुबह 7 बजे तक वो काम करती हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। एकता जी के साथ काम करना मतलब एक आई ओपनर था मेरे लिए जी। तो रात को बच्चे को मैं छोड़ के जाती थी और फिर सुबह आती थी, फिर 2 बजे जाना होता था। तो उसने वो पूरा जीवन देखा, उसके लिए भी उतना ही कष्टदायक था, लेकिन मैंने वो मैनेज किया, क्योंकि मेरे लिए एक माँ हमेशा से पहले है और हमेशा पहले रहेगी। क्या बात अभी है? भी मैं अपना घर, कभी ऐसा नहीं होता है जो मैं रात को शूटिंग से भी मैं लेट पहुंचती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरा घर साफ है कि नहीं है, क्योंकि मैं गंदगी में नहीं बैठ सकती हूँ। इनफैक्ट जो मेरे कॉलीग्स हैं वो मतलब वो मेरे टेबल के पास आने में 2 बार सोचते हैं कि हम इसके पास जाएंगे तो कहीं कुछ एक चीज इधर उधर हो गई तो ये हम लोगों की जान खा जाएगी। क्या बात है। तो चलिए, ये तो हो गया कि आप गाती थी, आपने सुना लिया, तो यहाँ पर एक कोई फिल्मी गाना भी सुनते हुए आगे बढ़े। जी, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं एक गाना बिल्कुल आपको कहना चाहूंगी कि आप प्लीज बजाइए, क्योंकि मेरे माता पिता जो हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो गाते थे दोनों साथ में। तो वो ये वादा करो चांद के सामने। ओहो हो, क्या बात है। गाएंगे आप एक लाइन इसको? जी। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को, मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, सहारा मिलेगा मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने, ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को, मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, मेरे हाथ में हाथ दे दो जरा, सहारा मिलेगा मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। ये चंदा ये तारे तो छुप जाएंगे, मगर मेरी नजरों से छुपना न तुम। ये चंदा ये तारे तो छुप जाएंगे, मगर मेरी नजरों से छुपना न तुम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, बसाया है जब अपने दिल में तुम्हें, बसाया है जब अपने दिल में तुम्हें, निभाना ही होगा इस इकरार को। ये वादा करो चांद के सामने। बहारों के साए में आज झूम ले, भुला दे जमाने के हम आज तो। बहारों के साए में आज झूम ले, भुला दे जमाने के हम आज तो। जमाने के
हमें तुम मिले और क्या चाहिए, हमें तुम मिले और क्या चाहिए, कि हम छोड़ बैठे हैं संसार को। ये वादा करो चांद के सामने, भुला तो न दोगे मेरे प्यार को। ये वादा करो चांद के सामने। जैसे आपने कहा कि सारे किरदार में से सबसे ज्यादा पसंद आपको माँ का और पत्नी का है रूप, ये बड़ा आश्चर्यजनक है क्योंकि जो व्यक्ति 2.5 साल की उम्र से स्टेज पर हो तो बिल्कुल बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं और लगता है कि बस इसी चमक दमक में रहें और यही सब कुछ मिलता रहे, है ना? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वो चमक दमक से मैं ज्यादा इतनी प्रभावित नहीं हो पाई, इसीलिए मैं वो बैलेंस रख पाई जी, अपने घर का और काम का। और या तो आपने बहुत बचपन से ये सब देखा था और बहुत लोकप्रियता मिली हुई थी, आप सेलिब्रिटी थी, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा? हाँ, लेकिन वहां पर भी, लखनऊ में भी मेरे आज भी मित्र हैं। मेरे ख्याल से मित्रता भी मेरी उनसे ही हुई जो कि अपना घर और अपने वर्क प्लेस पे बैलेंस कर पाए। जी, तो हम लोग, मेरे ख्याल से सोच वही रही हमेशा साथ कि अच्छा मिलता फैमिली गया। कम्स फर्स्ट और उसके बाद फिर हम काम। तो वो जो चमक दमक मैंने यहाँ आके देखी, वो मेरा परिवार के प्रति जो मेरा ड्यूटीज हैं वो हमेशा ऊपर रहती थी, तो चमक दमक पीछे हो जाती थी। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने वो चीज कहीं रिकॉर्ड में रखी होगी, तो उन्होंने कहा चलो अभी इसको हम जो है एक ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बना देते हैं जो चमक दमक भी देख ले वो। देख ही ले फिर। और पति का जो मतलब व्यवसाय है, तो कहीं क्लैशेस होते हैं या सपोर्ट मिलता है, क्या होता है फिर? नहीं, बिल्कुल सपोर्ट मिलता है और अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं यहाँ तक नहीं आती। बात तो सही तो है। हम दोनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बैचमेट्स हैं। जी संजीव हाँ, उनका तो नाम वहाँ है। कहाँ से रोमांस शुरू हुआ? वहीं से 1994 में जो है, मतलब हम लोग दोस्त बने और फिर उसके बाद 1996 तक पहुंचते पहुंचते मैंने उनको बोल दिया था कि मैं, मतलब दिस हैज टू एंड इन मैरिज, शादी करके फिर हम बॉम्बे चलते हैं आराम से, जी। फिर हमारी एक जर्नी अलग शुरू हो जाएगी। तो जब रोमांस चल रहा था तो कौन सा गीत गाती थी, या पति को कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद था? मेरे ख्याल से वो भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं, वो बहुत अच्छा पियानो बजाते हैं। मेरा जो आप रोमांस की बात कर रही हैं वो पियानो से ही रिलेटेड है, ओह। क्योंकि हम लोग एक नाटक कर रहे थे रॉबिन दास सर का, तो उसमें पियानो था और ये पियानो बजाते थे। ही इज अ वेरी गुड ड्रमर, ही इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। तो वो पियानो से वो पहला नशा जो गाना है, पहला नशा पहला खुमार, वो गाना, वो पियानो में जो उसका पियानो का पीस है, तो मेरे ख्याल से ये गाना आप जरूर बजाएं, जिससे कि आप रोमांस की बात करिए तो वो ताजा हो जाए। चलिए, प्रेम की दुनिया में हम भी गोते लगाते हैं। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाथ, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार,
इन घटाओं में कहीं उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां और जमीन। कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। तो दोस्तों हम इस गीत के बाद फिर हाजिर हैं, और आगे और कौन सी चमक दमक देखना चाहती हैं निवेदिता जी? मेरे पास अपना घर नहीं है अभी भी। बम्बई में मैं 25 साल से हूँ। ओहो। और अभी भी मैं किराए के घर में रहती हूँ। तो बस मेरी ये हसरत है कि अभी मैं जो भी काम करूँ मेरा घर मैं किसी तरह कर लूँ। वो जरूरी नहीं है बम्बई में हो, मतलब मैं घर के लिए उतना पैसा इकट्ठा कर लूँ कि मेरा एक घर हो जाए अपना। और प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या सोचती हैं कि किसके साथ काम करना चाहती हैं आगे और अधिक? भंसाली सर के साथ काम कर लिया तो एक्चुअली में अभी तो और मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। वो अल्टीमेट है जी। लेकिन फिर भी चलिए, घर की जो आपकी उम्मीद है, सपना है, वो हम सब की दुआएं हैं कि पूरी हो जल्दी ही। विविध भारती के सभी श्रोताओं की तरफ से वैसे तो मैं दुआ मांगती हूँ और कामना करती हूँ कि आपका ये सपना पूरा हो जाए। और विविध भारती आकर आपको कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा जैसे, मतलब लखनऊ से मैं विविध भारती से जुड़ी रही हूँ 1986 से एज अ कैजुअल अनाउंसर। मैं 12 साल मैंने वहाँ काम किया। तो जैसा कि हम अभी बात भी कर रहे थे, मैं आपसे कह रही थी कि वो जो खुशबू है और वो जो टेक्सचर है स्टूडियोज का, वो मेरे जीवन में दोबारा। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपको कि मैं आज भी सखी सहेली 3 बजे से लेकर मेरा रेडियो ऑन हो जाता है। मैं काम करती हूँ उसके बावजूद मेरा सखी सहेली नहीं बंद होता है। सुबह 7 बजे जो मेरा रेडियो विविध भारती शुरू होता है वो रात के 11 साढ़े 11 बजे तक चलता रहता है। तो इससे ज्यादा और जुड़ाव मैं आपको क्या बता सकती हूँ। वो खुशबू है और वो चीजें हैं जो कि मैं कभी नहीं भूल सकती। यहीं से मैं पैदा यहीं हुई हूँ, मुझे ऐसा लगता है। जी, वो तो बात जाहिर है श्रोताओं आप समझ गए होंगे, मैंने सिर्फ इसीलिए पूछा। और बता भी दूं बल्कि श्रोताओं को अपने, निवेदिता जी जिस समय आई वो इतनी खुश थी, उनको सच में लग रहा था कि एक बच्ची निवेदिता आ गई है अपने घर में, और इतना खुश थी कि बस वो हम महसूस कर सकते थे और बहुत अच्छा लगा। और हमारे श्रोता भी जाहिर है कि फिर आपसे कनेक्ट हो ही गए। वैसे तो हमारे सभी मेहमानों से होते हैं, लेकिन खास तौर से जो विविध भारती का प्रेमी होता है उससे हम भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह है, ऐसा संस्थान है कि बहुत हम लोग भी धरती से जुड़े हुए हैं, अपनी परंपरा को लेकर चलते हैं। और जैसे आपने कहा कि पहले घर हमारे लिए है,
तो हम लोग भी ऐसे ही चीजों को बिल्कुल नहीं। ज्यादा और पसंद मैं जब करते हैं। कैजुअल अनाउंसर थी जी। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में, जी। तो मुझे वो कुछ शोज तो है, संगीत सरिता है, आपकी जी। फरमाइश, छाया गीत, हमारा जो फौजी भाइयों के लिए जो हमारा शो है, तो ये सब मैंने खुद प्ले किए हैं स्टूडियो में बैठ के। तो इसलिए वो जो मेरी यादें हैं वो कभी नहीं जाएंगी। जैसा मैंने आपको बोला कि मेरी माँ, मतलब वो बहुत बीमार थी, मतलब वो बोल नहीं पाती थी, अपने आखिरी दिनों में जो थी उनसे आवाज नहीं निकलती थी, तो उनको पता था रेडियो, हाथ जैसे भी उनका जाता था पर वो रेडियो ऑन रहना चाहिए। अच्छा जी, वो बहुत जरूरी था उनके लिए। दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे, आज की रात तुम जाओ ना, आकर बाहों में समा कर आहों में, अब यूं नजर को चुराओ ना। दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे, आज की रात तुम जाओ ना, आकर बाहों में समा कर आहों में, अब यूं नजर को चुराओ ना। दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे, आज की रात तुम जाओ ना। आज रात को हुस्न इश्क को फिर बुला रहा है, फिर बुला रहा है। आग पानी में किस प्यार से फिर मिला रहा है, फिर मिला रहा है। फिर से वो प्यारे बाहर के दिन आज तुम ले आओ ना। दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे, आज की रात तुम जाओ ना, आकर बाहों में समा कर आहों में, अब यूं नजर को चुराओ ना। दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे, आज की रात तुम जाओ ना। चलते चलते कहीं बीच राह में खो गए थे तुम, खो गए थे तुम, प्यार में खोकर ला 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 ला, हमारे ही होकर ला 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 ला, हो गए थे गुम, ला ला ला, हो गए थे दा ला 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 ला, प्यासी तुम्हारे कब से हूँ मैं, अब तुम तरसाओ ना। दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे, आज की रात तुम जाओ ना, आकर बाहों में समा कर आहों में, अब यूं नजर को चुराओ ना। दूर दूर
और मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं अभी तक अपनी सर्विसेज दे पा रही हूँ, कुछ कर पा रही हूँ। और 2021 में मेरा एक शो दूरदर्शन पे आया जो मैंने खुद प्रोड्यूस किया था, चित्रांगदा नाम से, जो डीडी अरुण प्रभा पे टेलीकास्ट हुआ था। तो आई एम रियली प्राउड कि मैं अभी तक अपने कुछ कर पा रही हूँ ये संस्थाओं के लिए जो मेरे हृदय को इतने ज्यादा, इतने करीब हैं, इतने क्लोज हैं। तो भाई बहुत सारी चीजें हैं, भावुक कर रही हैं आपकी बातें और फिर लंबी बात करेंगे। और आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम करें, जो आपकी हसरतें हैं वो सब पूरी हों। इन सब कामनाओं के साथ निवेदिता जी अब इस आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका रेणु दीदी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं जो कार्यक्रम खुद सुनती थी और आज उसी कार्यक्रम का आपने मुझे हिस्सा बनाया। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। ये आपके काम ने बनाया है। और जैसा कि एक बात जो बहुत अच्छी आपकी लगी कि हर चीज़ से आप सीखती हैं और हर चीज़ को एक चुनौती के रूप में लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। शायद इसलिए यहाँ तक की यात्रा आपने तय की और बहुत दूर तक जाएं और तमाम हमारे सभी श्रोता और हर व्यक्ति आपको पहचाने, जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये रातें नहीं पुरानी, ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें आ रहा है देखो कोई, जा रहा है देखो कोई, सबके दिल है जागे जागे, सबकी आंखें खोई खोई, खामोशी करती है बातें। ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें क्या समा है जैसे खुशबू उड़ रही हो कलियों से, गुजरी हो निंदिया में पलकों की गलियों से, सुंदर सपनों की बारातें। ये रातें नहीं पुरानी, आते आते जाते कहती है कोई कहानी। ये रातें आप सुन रहे थे अभिनेत्री निवेदिता भार्गव से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत।
रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम समाप्त होता है। सेलुलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज।